हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि आज हम बैलेंसिंग जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन में, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर चैप्टर है हमारे पास बैलेंसिंग। ओके, हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं आज। होता क्या है, बैलेंसिंग जो मशीन्स के अंदर होती है वो हमारे पास दो टाइप की है। एक तो है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। चलिए, यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि एक रोटेटिंग मास है उसे हमें बैलेंस करना है और रेसिप्रोकेटिंग मास है उसे हमें बैलेंस करना है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग। अगर बैलेंस ना हो तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई फ़ैन है। ओके, यहाँ पे हमने एक फ़ैन बना लिया है और हम जानते हैं कि फ़ैन के या तो 3 वेन्स होंगे, ठीक है, ब्लेड्स होंगे, या उसके 4 वेन्स होंगे। मान लेते हैं चलो 4 है। ये सीलिंग से फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। किसी भी कंडीशन में अगर तो हमारे पास 4 ब्लेड्स हैं फ़ैन के अंदर, ठीक है, और हम एक ब्लेड को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। रीज़न अभी डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो 4 ब्लेड्स हैं, चारों ब्लेड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे होंगे, इस तरह। तो चारों ब्लेड्स 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ओके, जब सभी ब्लेड्स या फैन घूमता है तो हर ब्लेड पे एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC, जो कि आउटवर्ड लगती है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। और हम जानते हैं कि v की जो वैल्यू होती है, v हमारे पास ओमेगा r के बराबर होता है और जो ओमेगा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये आप पढ़ चुके हो, एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब हमें करना क्या है, इस v की वैल्यू ओमेगा r अगर मैं पुट कर दूंगा तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा m²r, वेयर r इज़ व्हाट, r इज़ जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास होगा, COM होगा इस ब्लेड का, वहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने एक ब्लेड रिमूव कर दिया, ओके, तो होगा क्या, हमारे पास एक ब्लेड रिमूव करने से हमारे पास सिमेट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लेड की सिमेट्री में। तो जैसे हमने एक ब्लेड को रिमूव कर दिया तो हमारे पास ब्लेड रह जाएंगे 3, ऐसे। ओके, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो लेफ्ट वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही थी और जो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो नीचे वाली यानी दूसरी साइड वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही थी। तो इसलिए हमारा फ़ैन एक वर्टिकली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। ठीक है, रोटेट कर रहा था और कुछ भी अनबैलेंस नहीं था। द मोमेंट वी रिमूव, जैसे ही हमने एक ब्लेड को रिमूव किया तो जो ये वाली फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इससे बैलेंस तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट वाली है अभी, उसके राइट साइड में कोई भी बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं है। तो होगा क्या, हमारा फ़ैन जब रोटेट करेगा, ठीक है, जब ये फ़ैन रोटेट करेगा तो ये अपनी एक्सिस छोड़ देगा और गोल गोल घूमता घूमता वो ऐसे ऐसे इस सर्कुलर पाथ में ये वाला मास रोटेट करना शुरू कर देगा और हमारा फ़ैन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ऐसा ही केस मशीन्स में भी होता है। ठीक है, होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। आपको अनबैलेंस फोर्स का मालूम पड़ गया। ठीक है, ओके, ये सिर्फ अभी हमने डिस्कस किया है रोटेटिंग के लिए। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास मान लो एक शाफ्ट है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। मान लो ये शाफ्ट है हमारे पास, ये बेयरिंग है, बेयरिंग के अंदर कोई शाफ्ट हमने फिक्स कर दिया और इसके ऊपर एक मास का टुकड़ा हमने लगा दिया M, जो कि R रेडियस पे है। तो जैसे ही शाफ्ट रोटेट करेगी, ठीक है,
इस मास के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, ठीक है, ओके। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। अब क्योंकि मास सिर्फ एक ही तरफ लगा हुआ है तो ये जो शाफ्ट है ये क्या करेगी, कुछ इस तरीके से हाई स्पीड के ऊपर लूप बना लेगी, मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगी, जिसके कारण वो इस बेयरिंग से रॉक आउट हो जाएगी, बेयरिंग को तोड़ सकती है, शाफ्ट बेंड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये वाली, इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स भी बोल देंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। सिर्फ यही फोर्स लग रही होगी इस मास के ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो हमने देखा कि अभी जो अनबैलेंस प्रोड्यूस हुआ है वो किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ओके। तो इसको बैलेंस करने के हमारे पास 2-3 मेथड हैं। तो मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड है कि मान लो ये कोई शाफ्ट है, इसके एक तरफ अगर आपके पास मास लगा हुआ है, मान लो इस तरफ मास लगा हुआ है और ये कुछ Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसका अनबैलेंस मास है जो कि r रेडियस के ऊपर है, ठीक है। तो ये Fc अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट हम एक मास लगा देंगे। मान लेते हैं उस मास की वैल्यू है b। b क्यों लिया है? क्योंकि b से बैलेंस है, तो ये जो मास है ये बैलेंस्ड मास है। और कितनी दूरी पे लगा रहे हैं हम? r, जैसे वहाँ पे r रेडियस पे था और यहाँ पे हमने b रेडियस के ऊपर लगा दिया। तो जितनी फोर्स ये ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा उतनी ही फोर्स ये उसके ऑपोजिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितनी होगी? m ओमेगा स्क्वायर r होगी। और इसके कारण कितनी होगी? इसका मास कितना? b। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, दोनों एक ही शाफ्ट पे अटैच हैं तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी, b ओमेगा स्क्वायर स्मॉल b, ठीक है। तो इस रोटेटिंग शाफ्ट को फुली बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अगर हमें इसको फुली बैलेंस करना है, ठीक है, फॉर फुली बैलेंस, तो कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगी और ओमेगा स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास mr इक्वल टू b एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि मान लो, इसका मतलब है कि m और b बराबर भी हो सकते हैं। अगर m और b बराबर हैं, यानी जो बैलेंसिंग मास है वो डिस्टर्बिंग मास के बराबर ले लिया है, तो रेडियस भी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखें तो ये एक प्रोडक्ट है mr की और ये भी प्रोडक्ट है bb की। तो मान लो m ज़्यादा है, m बड़ा है, मैं उतना बड़ा मास नहीं लगा सकता, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने छोटा मास लगा दिया। तो इस प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए मुझे b की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी r से, ठीक है। और मान लो m छोटा है, b से मेरे पास बड़ा मास है, तो उस केस के अंदर m छोटा है, b बड़ा है, तो r की वैल्यू बड़ी होगी दूसरे रेडियस से। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पहला मेथड था इसके अंदर हमने सेम प्लेन में हमने क्या किया है ना, जो बैलेंस्ड मास है, बैलेंस्ड मास इज अटैच्ड इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन of unbalanced or disturbing और डिस्टर्बिंग मास, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये प्लेन सेम है, ये एक ही प्लेन है। गिव मी सेकेंड, मैंने उसी प्लेन में लिया है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सेकंड मेथड,
इसी मास को बैलेंस करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इसमें है कि हम बैलेंस तो कर लेंगे, हमारे पास ये शाफ्ट थी, यहाँ पे अनबैलेंस्ड मास था, यहाँ पे हमने बैलेंस्ड मास लगा दिया, ठीक है, ये B है, ये B है, ये M है, ये R है, यहाँ पे बेयरिंग है। लेकिन होगा क्या, जब ये रोटेट करेगा, ये गोल गोल घूमेगा, तो जो दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक तो दूरी पे लगेंगी और वो दोनों फोर्सेस कुछ दूरी पे लगेंगी, ठीक है, और इक्वल अमाउंट की होंगी, यानी जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये होगी। मान लो वो दोनों कुछ x दूरी पे लग रही हैं, तो इसके कारण क्या है, ये शाफ्ट के ऊपर एक कपल लग जाएगा। सो कपल इज द प्रॉब्लम, एक कपल लग जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम कि कपल एक्ट करना शुरू कर गया, जिसके कारण शाफ्ट हमारी रोटेट कर सकती है, ओके, अलग डायरेक्शन में। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास मेथड है सेकंड, मेथड सेकंड। इसके अंदर क्या है कि हम इस डिस्टर्बिंग मास को उसी प्लेन में ना बैलेंस करके, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हमारे पास डिस्टर्बिंग मास था जो कि m था और r रेडियस पे है, और इसको हमने बैलेंस किया था, यहाँ पे नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे नहीं करेंगे हम बैलेंस, ठीक है। ये एक प्लेन है, तो हमने क्या किया, हमने दो मास यूज कर लिए। अब हमने दो मास यूज किए, इसको मैं लिख दूंगा B1, ये भी B1 है और दूसरा उसकी दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक है, ये B2 है और ये भी B2 है। अगर मैं साइड से इसको देखता हूँ, इस तरफ से देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, ये मेरी शाफ्ट है और ये मेरा अनबैलेंस्ड मास M है जो कि R रेडियस के ऊपर है, और ये जो दो मास हैं ये अलग अलग रेडियस पे हो सकते हैं, ये दोनों एक ही लाइन में जस्ट इसके ओपोजिट होंगे, ठीक है। मान लो ये B1 है, ये B1 पे है, ये B2 है और ये B2 रेडियस पे है। क्लियर? ठीक है, तो साइड में मतलब दोनों जस्ट ओपोजिट होंगे ये, ओके। होगा क्या, इसके अंदर करना क्या है, इसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी Fc, और ये भी कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो B2 ओमेगा स्क्वायर, और ये भी कुछ प्रोड्यूस करेगा B1 ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा M ओमेगा स्क्वायर R। तो हमें पहले तो फोर्स बैलेंस करनी है, यानी कि जो Fc है वो किसके बराबर होगी, B2 ओमेगा स्क्वायर के प्लस ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो B1 ओमेगा स्क्वायर, और Fc किसके बराबर है, M ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू B2 प्लस B1 ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कट गया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी B2 प्लस B1 ओके। एक तो हमें इसको सेटिस्फाई करना है, इस इक्वेशन को, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस प्लेन से इस प्लेन की दूरी कितनी है, L1 है, और इसकी दूरी कितनी है, L2 है। अब हमें सेकंड क्या करना है, कपल को भी बैलेंस करना है। यहाँ से तो हमने क्या किया, फोर्स को बैलेंस कर लिया, फोर्स इज बैलेंस्ड, है ना। अब हमने देखा था कि उसके अंदर कपल की प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बैलेंस द कपल। नाउ बैलेंस कपल, इसके लिए क्या करना होगा हमें, बैलेंस करने के लिए कपल को, देखिए ये जो फोर्स लग रही है इस प्लेन से
L1 L2 दूरी पे है, ये L1, यानी इस फोर्स का मूवमेंट इस प्लेन से, इस फोर्स का मूवमेंट इस प्लेन से, ठीक है। और दोनों, इसका मूवमेंट जब निकालूंगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसका मूवमेंट निकालूंगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो B2 ओमेगा स्क्वायर L2 ऑपोजिट है B1 ओमेगा स्क्वायर L1 के, यहाँ से ये भी कैंसिल। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी B2 L2 इक्वल टू B1 L1। तो दूसरी इक्वेशन कपल बैलेंस करने के लिए ये है, हमें ये भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसको परफेक्टली बैलेंस कर सकते हैं। ओके, ठीक। ये तो था कि एक मास है हमारे पास जिसे हमें बैलेंस करना है किसी प्लेन में। अब मान लेते हैं कि देयर आर सेवरल मासेस। नेक्स्ट केस क्या है? केस सेकंड, देयर आर सेवरल मासेस rotating in the same plane. सेम प्लेन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये साइड व्यू से दिखा रहा हूं मैं, ये हमारी शाफ्ट है। ओके, एक मास इस तरफ लगा हुआ है, दूसरा मास इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, तीसरा मास इस तरफ है, चौथा मास इस तरफ है, मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने M1 ले लिया है, M2 ले लिया है, M3 ले लिया है और M4 ले लिया है। ये R1 रेडियस पे है, ये R2 रेडियस पे है, ये R3 रेडियस पे है और ये R4 रेडियस पे है। ओके, और मान लेते हैं कि ये θ1 एंगल पे है। ओके, और यहाँ से इसका एंगल जो है वो θ2 है और इसका एंगल जो है वो θ3 है, ठीक। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक एनालिटिकल मेथड है एनालिटिकल मेथड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम हर, देखिए जब ये मास रोटेट करेगा, ठीक है, मे बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो हर मास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो इस मास के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो हो रही है इस तरफ Fc1 और M2 के कारण हो रही है इस तरफ Fc2। तो हम क्या करेंगे, M2 के Fc2 के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इस तरफ आ जाएगा, एक आ जाएगा वर्टिकल। यानी मुझे हर फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल की तरफ। तो Fc2 भी इस तरफ आ गया है और Fc2 ये साइन थीटा हो गया है इस तरफ और Fc2 कॉस थीटा इस तरफ आ गया है। सिमिलरली जो M3 मास है वो प्रोड्यूस करेगा Fc3 फोर्स, उसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यानी यहाँ से, अच्छा ये कितना है थीटा, तो अगर हम देखें तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास, अब निकाल सकते हो ये वाला एंगल, मान लो इसको मैंने थीटा डैश कर दिया है ना, ये कितना होगा, इतना सा, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, टोटल दिया होगा, मान लो ये 135 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, तो 90 तो ये वाला ही हो गया, तो वर्टिकल के साथ कितना हुआ 45, क्लियर। तो ये मान लेते हैं 45 हो गया वर्टिकल के साथ, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, वो होगा हमारे पास Fc3 cos 45 और इस तरफ आ जा सॉरी हाँ इस तरफ आ जाएगा Fc3 sin 45। ये पहले ही वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसकी फोर्स तो हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा Fc4। नाउ अभी हमने क्या किया, सभी फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, समेशन H निकालेंगे, यानी समेशन FH, यानी जितनी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनका सम कर देंगे। जो तो राइट साइड की तरफ है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो नेगेटिव है, सिमिलरली जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है,
जो नीचे की तरफ हैं वो नेगेटिव हैं। तो हमारे पास आ जाएगा FC1 प्लस FC2 कॉस थीटा माइनस FC3 साइन थीटा, साइन 45 जितना भी लिया था, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली समेशन V निकाल दूंगा, ये भी ऊपर की तरफ FC2 साइन थीटा प्लस FC3 कॉस 45 और नीचे क्या है FC4 है, उसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं ये पता लगाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल में भी आ रहा है कंपोनेंट, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, समेशन FH का स्क्वायर कर दूंगा, समेशन FV का स्क्वायर कर दूंगा विद इन द रूट। क्योंकि एक देखिए इसमें क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, एक वर्टिकल आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इन दोनों का मैं पैरेललोग्राम बना दूंगा, या रेक्टेंगल या स्क्वायर बन गया तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दूंगा, वो मैंने लगा दिया। ओके, उसके बाद निकालूंगा ये रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है, रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब मुझे ये भी देखना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगी, थीटा। तो थीटा के लिए क्या करूंगा, टेंजेंट थीटा निकाल दूंगा। टेंजेंट थीटा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी समेशन FV ओवर समेशन FH। इसकी जो भी वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल के साथ मैं वो एंगल देखूंगा, उस डायरेक्शन में मेरा अनबैलेंस फोर्स है। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, मैं उसके जस्ट ऑपोजिट क्या लगाऊंगा, एक मास लगा दूंगा B, कितने रेडियस पे, B रेडियस पे। फोर्स तो मैंने निकाल ली, ये वाली थी अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट, तो इस B को मैं इस रिजल्टेंट फोर्स के साथ इक्वेट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में या तो मुझे B दिया होगा कितने रेडियस पे लगाना है तो मैं मास निकाल लूँगा, या मुझे मास दिया होगा कितने रेडियस पे लगाना है मास, ठीक है, तो मैं B निकाल लूँगा रेडियस। तो यू कैन फाइंड आउट योर बैलेंस्ड मास एंड इट्स पोजीशन बाय यूजिंग दिस मेथड। इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ओके, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड इसके अंदर क्या करेंगे हम हमारे पास जो FC1 है जितने एंगल पे है, FC2 है हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे है, FC3 है हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे है, FC4 हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे है, हमने वो एंगल भी नोट करने हैं और FC1 FC2 भी नोट करना है। मान लो आपने FC1 निकाल लिया, FC2 निकाल लिया, FC3 निकाल लिया और FC4 निकाल लिया। FC1 जितना भी निकाला उसकी डायरेक्शन मान लो इस तरफ थी तो आपने FC1 लगा दिया, FC2 उस तरफ थी तो ये FC2 लगा दिया। ओके, और FC3 इस तरफ थी तो FC3 लगा दिया, FC4 इस तरफ थी तो ये FC4 लगा दिया। तो ये क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक FC5, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको मेजर करूंगा मैं इसको। अब देखने वाली बात है, ये जो FC2 है इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना पड़ेगा मुझे, FC3 है इसका भी उसी हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना पड़ेगा, FC4 है इसका भी उसी हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। और FC5 ये जो आई है ये है अनबैलेंस्ड फोर्स, मुझे इसके जस्ट ऑपोजिट ही एक मास लगाना है उसको बैलेंस करने के लिए। अब हो सकता है इसके अंदर जब हम FC1 निकालें, FC2 निकालें, उनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आ जाए। मान लो आ रही है 300 न्यूटन, 300 न्यूटन, लेकिन आपको तो ड्रॉ करना है तो आप सपोज करोगे आपके पास जो स्केल होगा वो 12 या 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा, ठीक है, 12 लिया। तो आप सपोज करोगे, मान लो कि जो 100 न्यूटन है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 300 न्यूटन कितनी होगी, तो 300 न्यूटन कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर के बराबर। यही आपको स्केल कन्वर्जन सभी फोर्सेस के लिए चाहिए। तो आप 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन लगाओगे, ऐसे ही एक लाइन यहाँ पे लगाओगे, उसकी वैल्यू कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो आप यू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू, है ना, आप अपनी वैल्यू चेंज करते जाओगे अकॉर्डिंग टू स्केल।
और लास्ट में जो बचेगी इसको मेज़र करोगे। मान लो आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर कितना था, यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 सेंटीमीटर था 50 न्यूटन के बराबर, 50 न्यूटन के बराबर। तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर अगर तो है ना, तो 50 से 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्लियर, यानी 250 न्यूटन। तो मेरे पास अनबैलेंस फोर्स कितनी आ गई, 250 न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, एक मास लगाऊंगा B, कुछ रेडियस पे लगाऊंगा, वो किसके बराबर होगा, 250 न्यूटन के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ निकाल लूंगा मैं, ठीक है। इसी ग्राफ में मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, ये वाला एंगल, उसी एंगल के ऊपर मैं ये मास लगाऊंगा। होप दिस इज क्लियर।